गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम योंगहो को देखते हैं जो कि 31 दिसंबर की शाम को बेंच पर बैठ के किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ वो खुद से बातें करता है और कहता है कि मैं हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम इस साल भी आओगी, लेकिन मैं हर साल तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ और हमेशा इंतज़ार करते रहूँगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि योंगहो एक अम्ब्रेला शॉप का ऑनर है। योंगहो को काफ़ी अच्छे अम्ब्रेलास बनाने आते हैं, इसीलिए योंगहो पेट्स के लिए भी अम्ब्रेलास बनाता था। आगे हम योंगहो का स्कूल देखते हैं। यहाँ पे योंगहो तीसरी बार भी फेल हो चुका रहता है, तो उसकी टीचर कहते हैं कि जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी है वो मेरे क्लास से जा सकते हैं। और इसके बाद टीचर कहते हैं कि और किन बच्चों ने इस साल फेल किया है, तो एक और लड़की हाथ उठाती है। योंगहो उसे देखता है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहती है, तो इस पर टीचर उसे डांटते हैं कि तुम फेल होने के बाद भी इतनी ज़्यादा बेशरम की तरह हाथ कैसे ऊपर उठा सकती हो। इसके बाद हम कैफ़ेटेरिया में देखते हैं जहाँ की योंगहो खाना खा रहा होता है, तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है जो कि योंगहो की तरह ही इस साल भी फेल हुई रहती है। वो योंगहो से कहती है कि तुम भी तो इस साल मेरे ही क्लास में हो, तुम भी तो इस साल फेल हुए हो, लेकिन योंगहो उसे कुछ नहीं कहता है। वो लड़की कहती है कि हो सकता है हम पास करने के लिए बने ही ना हो। इसके बाद वो लड़की योंगहो के पैसे से फिश केक्स खाती है और योंगहो को कहती है कि तुम इसके पैसे दे देना। ये लड़की योंगहो से कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है और तुम मुझे काफ़ी पसंद हो, तुम्हारा नाम काफ़ी मामूली सा है। तो इस पे योंगहो कहता है कि मुझे भी तुम्हारा नाम पता है और तुम्हारा नाम भी काफ़ी मामूली सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगहो के पिता भी एक मैकेनिक रहते हैं, वो अपनी लेदर शॉप चलाते हैं। यहाँ पे योंगहो का भाई आता है और अपने पिता से कहता है कि हमें इस प्लॉट की काफ़ी अच्छी कीमत मिल रही है, क्योंकि इस जगह पे सुपरमार्केट बनने वाला है, तो क्या आप इस जगह को बेचकर हमें अच्छा मुनाफा नहीं दिलवा सकते। इस पे योंगहो अपने बड़े भाई से कहता है कि पिताजी ये ज़मीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनकी ये ज़मीन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पिता के पैसों पे पल रहे हो, मुझे ये नहीं पता है। इसके बाद योंगहो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि योंगहो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा होता है और उसे याद आता है कि कैसे बचपन में जब वो गिर गया था तो एक लड़की ने उसे अपना रुमाल दिया था और कहा था कि तुम इससे अपनी चोट पोंछ सकते हो। और उसी के बाद उस लड़की से योंगहो को बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था। उस लड़की को योंगहो खोजने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद ही उस लड़की का ट्रांसफ़र स्कूल से हो जाता है। यहाँ पे योंगहो अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तो एक टीचर है, क्या वो उस लड़की का पता लगा पाएंगी। तो इस पे उसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी माँ तो अब उस स्कूल से ट्रांसफ़र हो गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं। सोही अपनी माँ के साथ लाइब्रेरीज में बुक्स बेचा करती थी। यहाँ पर वो अपनी माँ से बातें कर रही थी कि क्या आप मेरी पढ़ाई कंप्लीट ना करने की वजह से नाराज़ हैं। तो इस पे उसकी माँ कहती है कि इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपनी बड़ी बहन की तरह ज़्यादा तेज़ नहीं हो। उसने तो स्कॉलरशिप ले लिया, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हम सोही को देखते हैं जो कि अपने स्कूल जाती है और स्कूल जाकर अपनी टीचर से कहती है कि मुझे अपनी बड़ी बहन की सारी चीज़ें वापस चाहिए। इसके बाद वो टीचर पूछती है कि तुम्हारी बड़ी बहन सोयोन कैसी है, तो उस पर बताती है कि सोयोन अब शायद स्कूल नहीं आ पाएगी, इसीलिए उसे उसकी सारी चीज़ें वापस चाहिए। यहाँ पर सोयोन की चीज़ों में उसे एक लेटर भी मिलता है। ये लेटर योंगहो का रहता है जो कि कल रात उसने सोयोन के लिए लिखा था। इस लेटर में लिखा रहता है कि उसने कैसे बचपन में उसकी मदद की थी और उसके पास उसकी एक चीज़ है, वो उसे लौटाना चाहता है। क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कल रात किस तरीके से योंगहो सोयोन के लिए लेटर लिख रहा होता है। उसके बाद खुशी खुशी उस लेटर को डिलीवर कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में सोयोन की बहन सोही उसके लिए एक लेटर बोर्ड बनाती है और उन लेटर बोर्ड्स का यूज़ करके योंगहो के लिए उस लेटर का रिप्लाई लिखती है। लेटर में सोही लिखती है कि माफ़ करना, मुझे तुम याद नहीं, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद सीन लाइब्रेरी में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं
कि सोही के लाइब्रेरी में एक और लड़का रहता है जो कि एक असिस्टेंट रहता है। यहाँ पर लोग सारे उसे बुकवर्म कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ा करता था। सोही बुकवर्म से कहती है कि तुम अपने लिए एक लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते, तुम कितने दिन आखिर इस लाइब्रेरी में रहोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योंगहो और उसके पिता को। फिर उसके बाद योंगहो और उसके पिता आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये जगह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और वो इस जगह को नहीं बेच सकते हैं। इसके बाद योंगहो अपनी दोस्त के लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाने की तैयारी करने लगता है। इधर सोही बुकवर्म से बातें कर रही होती है। वो बुकवर्म से कहती है कि तुम्हें कैसा लगता है अकेले रहना, क्या तुम्हें कभी दोस्त नहीं बनाने। तो इस पर बुकवर्म उसे कहता है कि मेरी दोस्त मेरा अकेलापन ही है, मैं अकेले ही खुश हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे दिन सोही योंगहो का वो रिप्लाई लेटर डिलीवर करने वाली रहती है, लेकिन जैसे ही वो डिलीवर करने वाली रहती है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लेटर को चेंज कर देती है। वो लिख देती है कि शायद तुम मुझे याद हो, मैं तुमसे मिल तो नहीं सकती लेकिन हम लेटर्स के थ्रू बातें कर सकते हैं। ये लेटर पढ़ के योंगहो काफ़ी खुश हो जाता है और वो एक्साइटेड हो जाता है कि आखिरकार सोयोन को योंगहो याद है। योंगहो सोयोन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाता है और उस गिफ्ट को पार्सल कर देता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ये पार्सल सोही अपनी बहन सोयोन को दिखाती है और कहती है कि देखो ये तुम्हारे उसी स्कूल फ्रेंड ने भेजा है, कितना ज़्यादा क्यूट है ना। और इसके बाद इन लोगों में लेटर्स के थ्रू बातें होने लगती है। नेक्स्ट लेटर में लिखा रहता है कि इस लेटर को पढ़ने के लिए तुम्हें आसमान की तरफ देखना होगा। और हम देखते हैं कि योंगहो अपने स्कूल की छत पे जाता है और वहाँ पे वो लेटर पढ़ने की कोशिश करने लगता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि तुमने आसमान की तरफ देखकर ये लेटर पढ़ तो लिया, मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, थैंक यू तुम्हारे लिए, मैंने एक स्नो ड्रॉप भी भेजा है। इसके बाद वहाँ पे योंगहो की दोस्त आ जाती है और वो कहती है कि तुम छत पे क्या कर रहे हो। योंगहो की दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहोगे। इस पे योंगहो कहता है कि मैं बाद में सोच कर बताऊँगा। नेक्स्ट सीन में सोही और उसकी माँ आपस में बातें कर रही होती हैं। यहाँ पे सोही अपनी माँ से कहती है कि अब हमें ये दुकान बंद कर देनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हम तीनों अपनी लाइफ को इस तरीके से इस बोरिंग दुकान में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम योंगहो के पिता और उसके भाई को देखते हैं। यहाँ पे योंगहो का भाई फिर से आया हुआ रहता है। वो अपने पिता से कहता है कि शेयर मार्केट में इस जगह की काफ़ी अच्छी कीमत मिल रही है, आप इस जगह को बेच क्यों नहीं देते। अगर आप इस जगह को बेच देंगे तो हम तीनों की लाइफ सुधर जाएगी। इस पे योंगहो अपने भाई से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, पिताजी ने जो जगह इतने सालों से जमाई हुई है तुम उस जगह को ज़बरदस्ती बेचना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं योंगहो बस स्टैंड पे खड़ा रहता है, तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और योंगहो के साथ उसकी दोस्त भी रहती है। तो ये लोग एक होटल में चले जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग पढ़ाई करेंगे तो ये दोबारा पास हो पाएंगे। इस पे योंगहो कहता है कि मुझे अब पढ़ना ही नहीं है, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम सोही को देखते हैं। सोही अपने दुकान में सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और सोही से कहता है कि क्या तुम मुझे इन कैसेट्स के बदले कुछ पैसे दे सकती हो। तो वो सोही को अपनी कैसेट्स दिखाता है। सोही को वो कैसेट्स अच्छी लगती हैं। वो उस आदमी से कहती है कि मैं तुम्हें हर एक कैसेट के बदले $1 दूंगी, क्या ये ठीक है। तो इस पे वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे चलेगा। इसके बाद सोही वो कैसेट्स ख़रीद लेती है, लेकिन सोही जब वो कैसेट्स प्ले करती है तो उसे काफ़ी अच्छे गाने लगते हैं। तो इसके बाद वो उस आदमी को फिर से वापस अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे कैसेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे कैसेट्स के काफ़ी कम पैसे दिए, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ और पैसे भी देना चाहती हूँ। इसके बाद सोही सोयोन की तरफ से फिर से एक लेटर योंगहो को लिखती है। वो उस लेटर में लिखती है कि उसे समुद्र देखना काफ़ी पसंद है, वो बड़ी होकर समुद्र किनारे एक घर बनाना चाहेगी। इसके बाद हम देखते हैं
योंगहो अपनी दोस्त को कहता है कि उसे समुद्र देखना है, लेकिन यहाँ तो समुद्र है ही नहीं, तो वो क्या करे। तो इसके बाद योंगहो की दोस्त उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीप्स उसे मिलते हैं, और वो उन सीप को इकट्ठा करके सोही के पास भेज देता है। सोही इन चीज़ों को दिखाती है अपनी बहन को और कहती है कि तुम्हारा ये दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और देखो उसने तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें भेजी है, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी है। तुम जब ठीक हो जाओगी तो हम लोग भी ऐसे ही एक बोट में समुद्र के पास जाया करेंगे। ऐसे ही इन दोनों के बीच में बातें होती रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि किस तरीके से इनकी पढ़ाई और कॉलेज की लाइफ चल रही होती है। एक दिन अचानक सोही सोयोन के मैसेज का रिप्लाई कर रही होती है, तो सोयोन उसे लिखने के लिए कहती है कि तुम उसे लिखो कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो इस पे सोयोन लिख देती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन सोही को ये पता रहता है कि जिस दिन योंगहो को ये पता चलेगा कि सोयोन कभी भी ठीक नहीं हो सकती और वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चली जाएगी, तो योंगहो उसे लेटर लिखना बंद कर देगा। और उसे ये भी पता था कि उन लेटर्स की वजह से सोयोन कहीं ना कहीं जल्दी ठीक हो रही थी, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। इसीलिए हम देखते हैं कि सोही खुद ही पहले योंगहो से मिलने के लिए उसके शॉप पर जाती है। यहाँ पर वो उसके शॉप पर उसके पिता को देखती है, क्योंकि सीन में हम ये भी देखते हैं कि इधर योंगहो भी सोयोन से मिलने के लिए उसकी बुक स्टोर पर गया हुआ रहता है। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब शाम हो जाती है तो ये दोनों वापस अपने घर लौट जाते हैं, और इसी तरीके से कहानी कुछ साल और आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि योंगहो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आ गया रहता है, और उसकी एक दुकान बहुत ही अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक चल रही थी। यहाँ पर वो एक अम्ब्रेला बनाने की दुकान खोल लिया रहता है। उससे मिलने उसकी दोस्त आई हुई रहती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरे कभी याद नहीं आती है। एक सीन में हम सोही और उसकी माँ को देखते हैं। सोही की माँ उसे बताती है कि हमें अब उम्मीद का दामन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे आज डॉक्टर ने बताया कि अब सोयोन के पास सिर्फ 1 महीने बचे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि योंगहो के पिता ने अपनी पुरानी दुकान को बेच दिया रहता है। खैर सीन इसके बाद शिफ्ट होता है और हम लाइब्रेरी में सोही की माँ और उस बुकवॉर्म को देखते हैं। यहाँ पे सोही की माँ बुकवॉर्म से कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में अब कुछ अच्छा करना चाहिए, तुम कब तक ऐसे ही अकेली अपनी लाइफ स्पेंड करोगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम योंगहो और उसकी दोस्त को देखते हैं। योंगहो यहाँ पे अपनी दोस्त को बताता है कि मैं अब कल से स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बुकवॉर्म भी अपनी दोस्त सोही को ये बताता है कि कल से वो लाइब्रेरी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी माँ ने मुझे बताया है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैं कल से आपकी लाइब्रेरी में नहीं आऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगहो को सोही की तरफ से एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर 31 दिसंबर की रात को बारिश हुई तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगहो रिप्लाई में अपना नंबर लिखकर भेज दिया रहता है। यहाँ पे योंगहो की दोस्त उसके घर के सामने उसका इंतज़ार कर रही होती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगे। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि छोटा योंगहो ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टीचर उसे बाहर भेज देती है। बाहर वो उसी लड़की को देखता है जिस लड़की की बचपन में उसने मदद की थी, और जिस लड़की को वो सोयोंग, शायद ये लड़की इस स्कूल से ट्रांसफ़र लेने वाली रहती है और ये इस लड़की का आखिरी दिन रहता है। तो इसके बाद छोटा योंगहो दौड़कर उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो लड़की उस स्कूल से जा चुकी रहती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि योंगहो अपनी दोस्त से कहता है कि मुझे अब इस शहर में रहने का मन नहीं करता है, हो सके तो मैं जापान जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सोही और सोयोन को देखते हैं। सोयोन सोही से कहती है कि तुम मेरी एक आखिरी तस्वीर ले लो और उसे योंगहो को ज़रूर भेज देना। इसके बाद ही सोयोन की डेथ हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि सोही
सोयोन की एक तस्वीर लेकर, जिसमें कि उसका चेहरा आधा ही दिख रहा होता है, वो योंगहो को भेज देती है। नेक्स्ट डे ये लोग उसकी ग्रेवयार्ड पे जाते हैं और अपनी बहन को याद कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोयोन की माँ कहती है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, क्या तब तक तुम अपना ख्याल रख लोगी? तो इस पे सोयोन कहती है कि आप जा सकती हैं, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोही एक लास्ट लेटर लिखती है। उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि सोयोन अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो उस लेटर को डिलीवर नहीं करती है और वापस अपने घर चली आती है। वो जापान जाने से पहले अपनी दोस्त से मिलता है और उसे कहता है कि तुम इस बार एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाना। यहाँ पे योंगो का भाई भी उससे मिलता है। वो अपने भाई से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कम से कम तुमने पिताजी के लिए एक पुरानी दुकान खोल दी है। अब उसमें पिताजी अपनी रिपेयरिंग शॉप चला सकते हैं। इसके बाद हम योंगो और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो कि वॉक करते करते सोही के दुकान से क्रॉस करते हैं। यहाँ पे वो उसे उसकी दुकान के सामने एक छाता देता है और कहता है कि ये छाता तुम्हारे लिए है, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। योंगहो की दोस्त स्टार्स को देखकर उसे पूछती है कि तुमने मेरे लिए स्टार्स क्यों बनाए हैं? तो इस पे योंगहो कहता है कि तुम मेरे लिए एक सितारे की तरह हो, जिसकी रोशनी मुझे गाइड करती है, और सोयोन मेरी सुकून की तरह है, जिसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद योंगहो की दोस्त उसे कहती है कि मेरा भाई सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसे एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योंगहो की दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अब दूसरे शहर में जा चुकी रहती है और वो कहती है कि वो अपने दोस्त को काफ़ी ज़्यादा मिस करेगी और तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इधर हम देखते हैं कि जापान जाने से पहले योंगहो अपने इस पुराने स्कूल में आता है और वो टीचर से पूछता है कि क्या वो बताएगा कि सोयोन नाम की लड़की अभी कहाँ है और क्या उसे उसका एड्रेस मिल पाएगा। टीचर पूछती है कि क्या तुम जब उससे मिले थे तो वो ठीक ठाक थी? तो इस पे योंगहो उसे बताता है कि वो उसे बचपन में ही मिला था और बचपन में तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी। तो इस पे वो टीचर बताती है कि उसकी डेथ तो 2003 में ही हो चुकी है। ये सुनकर योंगहो को समझ में नहीं आता है कि आखिर जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसने 31 दिसंबर की शाम को मिलने का वादा कैसे किया। सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं। सोही एक कॉमिक स्टोर चला रही होती है। यहाँ पर उसे बुकवॉर्म का कॉल आता है और बुकवॉर्म उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? तो इसके बाद वो बुकवॉर्म से मिलने के लिए चली जाती है। बुकवॉर्म ने भी अपना एक अलग बुक स्टोर खोल लिया था। वो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ तो एक बहुत अच्छी ऑनलाइन राइटर हो गई है, मैं भी उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। इसके बाद बुकवर्म सोही से कहता है कि जब तुम्हारी बहन की डेथ हुई थी उससे कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारी बहन से मिलने गया था और तुम्हारी बहन ने मुझे किसी योंगहो को कॉल लगाने के लिए कहा था। मैंने योंगहो को कॉल लगाया तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। बस इतना ही पता चला कि वो लड़का हर साल तुम्हारी बहन का 31 दिसंबर की शाम को इंतज़ार करता था। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन सोयोन ने योंगहो को कॉल किया था। यहाँ पे योंगहो अपने क्लास से उठकर चला जाता है क्योंकि उसे क्लास में अब पढ़ाई करनी नहीं रहती है। तभी उसी वक्त उसे सोयोन का कॉल आ जाता है। कॉल पर सोयोन कुछ नहीं बोलती है, लेकिन योंगहो उसे कहता है कि मैं हर साल 31 दिसंबर की शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं बारिश का भी इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है कि अगर 31 दिसंबर की शाम को बारिश हुई तो तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। ये सब पता चलने के बाद सोही अपनी बहन की कब्र पर जाती है और वहाँ पे वो उसके पुराने लेटर्स को पढ़ रही होती है। उस लेटर्स को पढ़ने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो लड़का 2003 से लगातार हर साल 31 दिसंबर की शाम को उसकी बहन का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो उससे मिलने आएगी। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और ये भी पता चलती है कि योंगहो को इसी साल ये पता चल चुका रहता है कि सोयोन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो फिर भी सोयोन का इंतज़ार करने के लिए 31 दिसंबर की शाम को उसका इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसने सोयोन से वादा किया था कि वो ज़रूर 31 दिसंबर की शाम को इनका इंतज़ार करेगा। इसीलिए वो यहाँ पे बैठकर उसका इंतज़ार अभी भी कर रहा होता है।
सीन इसके बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम योंगहो को देखते हैं। योंगहो यहाँ पे अपने साथ उस लड़की का रुमाल और उसके लिए एक लेटर लिख कर लाया हुआ रहता है। वो उस लेटर में लिखता है कि मुझे पता है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, इसीलिए अब तुम्हारा इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये अंतिम लेटर लेकर आया हूँ। अब मुझे पता है कि तुम आओगी तो नहीं, लेकिन मैं इस लेटर को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि ये लेटर तुम तक पहुँच जाएगा। इसके बाद जैसे ही वो वहाँ से उठकर जाने वाला रहता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। योंगहो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और वो दौड़कर उसी बेंच के पास जाता है जहाँ पर उसने वो लेटर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर वो बेंच पर बैठकर सोयोन का इंतज़ार करने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि सोयोन की डेथ तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि योंगहो ने सोयोन से वादा किया था, इसीलिए वो उसी बेंच पर जाकर उसका इंतज़ार करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम बचपन की कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि सोयोन ने उसे एक रुमाल दिया हुआ रहता है। वो उसी रुमाल को लौटाने के लिए सोयोन से मिलना चाहता था। यहाँ पे वो वापस आता है और देखता है कि उसका छाता और रुमाल वहीं पे रखा हुआ रहता है। नेक्स्ट सीन में हम सोही को देखते हैं, जो कि अपने कार में बैठी हुई रहती है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। इधर सोयोन के इंतज़ार में योंगहो वहीं पे बैठा हुआ रहता है। इसके बाद कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है और हम सोयोन, सोही और उसकी माँ को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। एक्चुअली जिस लड़की का इंतज़ार योंगहो इतने दिन से कर रहा था, वो सोही है, ना कि सोयोन। क्योंकि जिस दिन उन लोगों का स्पोर्ट पीरियड रहता है, उस दिन सोयोन स्कूल गई ही नहीं रहती है और सोही की ड्रेस भीगी हुई रहती है। इसीलिए सोही की माँ कहती है कि तुम अपनी बड़ी बहन की ड्रेस पहनकर चली जाओ, और उस ड्रेस के ऊपर सोयोन लिखा हुआ रहता है। इसीलिए योंगहो को लगता है कि सोही सोयोन है और वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है, और वो उसे आज भी यही लगता है कि वो जिसका इंतज़ार कर रहा है वो इस दुनिया में नहीं है। बल्कि दोस्तों, लास्ट में हमें ये पता चलता है कि इतने दिनों से योंगहो जिसे पसंद करता था वो सोही है। और लास्ट में एंडिंग में हमें ये बताया नहीं गया है कि आखिरकार सोही योंगहो से मिलने का फ़ैसला करती है या नहीं। और दोस्तों, इसी तरीके से इस मूवी की 2 एंडिंग हो सकती है। पहली एंडिंग ये है कि सोही डिसाइड करेगी बारिश की वजह से कि अब शायद मुझे योंगहो से मिल लेना चाहिए और उसे सारी बातें बता देनी चाहिए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि सोही योंगहो से कभी नहीं मिलती है, ये दोनों अब अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी द एंडलेस रेन मूवी की स्टोरी। अगर आप लोगों को ऐसी और भी स्टोरीज़ देखनी है तो